हेलो बच्चों, धुरंधर सीरीज के अंदर अपना जो चैप्टर चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। ठीक है बच्चों, तो उसमें अपन पढ़ रहे थे पैकेजिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है बच्चों? आपको पता है सेल को आप नेक डाई से भी नहीं देख पाते हैं। ठीक है, जबकि डीएनए 2.2 मीटर लंबा होता है, जो कि एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर में रहता है। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा कुंडलित अवस्था में पाया जाता है बच्चों। तो उसकी पैकेजिंग कैसे होगी? तो सबसे पहले बात करें अपन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर जो डीएनए की पैकेजिंग होगी वो किस तरीके से होगी? ड्यू टू हाईली कोइल्ड होती है बच्चों। कैसी होती है? हाईली कोइल्ड होती है बच्चों। ठीक है, क्यों होती है हाईली कोइल्ड? क्योंकि बच्चों उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, और वो बिना न्यूक्लियस के ही कहां पर पाया जाता है? इन साइटोप्लाज्म। कहां पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है? वहां पर कॉम्पैक्ट मास ऑफ डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। उसको अपन क्या बोलते हैं? वहां पर कॉम्पैक्ट मास ऑफ डीएनए को न्यूक्लियोइड क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियोइड। जबकि जो पैकेजिंग होती है, ठीक है, किसमें? इन यूकैरियोट्स में। ठीक है बच्चों, वो हाईली एफिशिएंट होती है बच्चों। कैसी होती है? हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर में, हाईली कोइल्ड होती है, और बहुत अच्छे तरीके से उसकी पैकेजिंग देखने को मिलती है बच्चों। ठीक है, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, देखते हैं लेट तो नहीं कर रहा। ठीक है बच्चों, तो इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। ठीक है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए को ही। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोट्स में देखने को मिल गया। अब अपन यूकैरियोट्स में बात करते हैं बच्चों। किसमें? यूकैरियोट्स में। इसमें क्या होता है बच्चों? लाइसिन और आर्जिनिन जो बेसिक प्रोटीन्स हैं, जिनको अपन हिस्टोन्स बोलते हैं। कौन कौन से? लाइसिन और आर्जिनिन। ये बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, एमाइनो एसिड्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ये एक यूनिट बना देते हैं बच्चों कॉम्पैक्टेशन की, जिसको अपन न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। क्योंकि डीएनए जो है नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, तो वो इन पॉजिटिव या बेसिक, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली या एसिडिक चार्ज बोला अपन ने, तो ये बेसिक जो एमाइनो एसिड्स हैं उसके साथ डीएनए हाईली कोइल्ड तरीके से बढ़िया पैकेज्ड हो जाता है। तो लाइसिन और आर्जिनिन, ठीक है, इन यूकैरियोट्स में बात करें तो लाइसिन और आर्जिनिन, ठीक है, ये दो बेसिक एमाइनो एसिड्स हैं बच्चों, बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं। और डीएनए कैसा होता है बच्चों? डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, तो इसके साथ ये आपस में रैप कर जाता है, अच्छे से मिक्स हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर अगर डीएनए की बात करें तो यहाँ पर एक कोर ऑफ डीएनए बनती है। कोर ऑफ डीएनए का मॉलिक्यूल जो बनेगा, ठीक है बच्चों, कंटिन्यू देखते हैं अपन इसको कि इसमें क्या होगा। यहाँ पर देर आर 5 टाइप्स ऑफ स्टोन प्रोटीन। 5 टाइप के स्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ठीक है, कौन कौन से? अपन इनको क्या बोल रहे हैं? स्टोन प्रोटीन बोल रहे हैं। ठीक है, स्टोन प्रोटीन। ठीक है, 5 टाइप के हो रहे हैं। ठीक है, H1, ठीक है, H2A, H2B, ठीक है बच्चों, 3 तो टाइप तो ये हो गए। ठीक है, H3 एंड H4, H3 और H4, इनके साथ डीएनए एक न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, डीएनए इनके साथ मिलकर क्या करता है बच्चों? एक न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बना देता है बच्चों। ठीक है, जिसको अपन देखो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहे, इसका डायग्राम बनाना चाहे, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? सर इसका जो है अपन 4 स्ट्रक्चर बना देंगे इस तरीके से। H1 जो होता है बच्चों, वो तो इसकी इधर ये प्रेजेंट होता है H1। ठीक है, यहाँ पर ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसके पीछे है ये, ठीक है, H2A, H2B, एज इट इज H2A इसके जस्ट पीछे, लेकिन अपने को दिखेगा नहीं, इस तरीके से बनाना पड़ेगा बच्चों। और ये H3, ठीक है, H3, और ये H4, और ये जो होता है बच्चों ये H1 होता है। इस तरीके से यहाँ पर ये अटैच होता है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर ये इस तरीके से बाइंड होगा। यहाँ पर जैसे अगर कलर से बनाए अपन, तो ये इस तरीके से इसको बाइंड करेगा बच्चों। यहाँ पर इस तरीके से बाइंड करता है, और इस तरीके से जो एक यूनिट बनती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। और ये न्यूक्लियोसोम जो है एक स्ट्रक्चर हो गई। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स मिलकर डीएनए की स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों। ठीक है, क्या करते हैं? डीएनए की स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको डीएनए की पैकेजिंग बोलते हैं। इसके बाद अपन बात करें कि व्हाट आर द बेसिक फीचर्स फॉर अ जेनेटिक मटेरियल। किसी भी मटेरियल को, यानी न्यूक्लिक एसिड को अपन जेनेटिक मटेरियल बोल रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं उसको? उसके पीछे उसके क्या एसेंशियल फीचर्स होने चाहिए? तो बच्चों इसके बारे में बात करें अपन, तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द बेसिक फीचर्स, ठीक है, द तो
तो इन लोगों ने क्या किया बच्चों, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के थ्रू पता लगाया कि जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए, उसके लिए इन्होंने सर्च किया। ठीक है, तो अपन यहाँ पर बात करें द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल की जो सर्च की इन्होंने बच्चों, उसके लिए कैसे पता लगाया। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल की सर्च के लिए बच्चों कि जो आनुवांशिक पदार्थ होगा वो कैसा होगा, डीएनए होगा। ठीक है, डीएनए या आरएनए है, तो उसके बारे में इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बच्चों। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के अंदर इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने क्या किया, एक जो था फ्रेडरिक ग्रिफिथ, जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, क्या नाम था बच्चों, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, इसलिए इसको ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट भी बोल देते हैं अपन, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट भी बोल देते हैं बच्चों, क्योंकि ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया था। ठीक है, एक्सपेरिमेंट भी बोल देते हैं इसको। ठीक है सर, इस किसके ऊपर किया था इन्होंने, फ्रेडरिक ग्रिफिथ परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। किसके ऊपर किया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पर किया था बच्चों, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये निमोनिया जो कोज करता है ना बच्चों, निमोनिया, निमोनिया कोज करने वाला वायरस है ये। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, सॉरी पैथोजन है कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो निमोनिया कोज करता है बच्चों। ये इसके दो स्ट्रेन पाए जाते हैं, आर स्ट्रेन और एक एस स्ट्रेन। इसके दो स्ट्रेन पाए जाते हैं बच्चों, एक आर स्ट्रेन होता है और एक एस स्ट्रेन होता है बच्चों, एस स्ट्रेन होता है, आर और एस स्ट्रेन होता है। ठीक है, आर स्ट्रेन क्या करता है बच्चों, ये पॉलीसेकेराइड्स में एब्सेंट होता है, नॉन वायरुलेंट होता है। ये कैसा होता है, नॉन वायरुलेंट, क्योंकि इसके पास पॉलीसेकेराइड्स की जो चेन है वो एब्सेंट होती है, पॉलीसेकेराइड इसके पास नहीं होता है बच्चों, तो इसलिए ये कैसा होता है, नॉन वायरुलेंट होता है। जबकि एस स्ट्रेन वाला जो होता है बच्चों, इसके पास पॉलीसेकेराइड इसके पास प्रेजेंट होता है और ये वायरुलेंट होता है बच्चों। कैसा होता है ये, वायरुलेंट होता है बच्चों। ठीक है, वायरुलेंट होता है ये। ठीक है, तो इसके आगे अपन बात करें, अगर मान लो एस स्ट्रेन को अपन ने क्या किया, किसी माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया, किसको, एस स्ट्रेन को, तो माइस डाई हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इसके पास ये वायरुलेंट है ना। एस स्ट्रेन वाले को अपन ने क्या किया, एस स्ट्रेन वाले को अपन ने किसी माइस के अंदर डाला, तो क्या हो गया, वो डाई हो गया। अगर अपन ने आर स्ट्रेन वाले को डाला, किसी माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया, तो माइस विल सर्वाइव, जिंदा है। ठीक है, मरेगा नहीं बच्चों। ठीक है, ये जिंदा है। ठीक है, और जब इन दोनों को मिलाकर डाला, इसको हीट किल्ड कर दिया। ठीक है, आर एस स्ट्रेन को क्या कर दिया बच्चों, हीट किल्ड कर दिया, हीट से किल्ड कर दिया बच्चों। अब इसको डाला माइस के अंदर, तो माइस जिंदा रहेगा बच्चों। क्या रहेगा, माइस जिंदा रहेगा। ठीक है, माइस क्या करेगा बच्चों, जिंदा रहेगा। लेकिन अपन ने क्या किया, ग्रिफिथ ने क्या किया, एक ये किया कि एस स्ट्रेंड है ना, हीट किल्ड वाले को, हीट किल्ड को क्या कर दिया, एस के साथ मिला दिया, आर स्ट्रेन के साथ, सॉरी आर स्ट्रेन के साथ मिलाया बच्चों, आर स्ट्रेन के साथ मिलाकर इंजेक्ट किया माइस में, तो चूहा भी जिंदा रहना चाहिए था ना बच्चों, क्या रहना चाहिए था, चूहा, माइस जिंदा रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चूहा क्या हो गया बच्चों, डाई हो गया, मर गया। इसका मतलब हीट से किल्ड स्ट्रेन जो था किसका, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का, उसने समथिंग इज ट्रांसफॉर्म इनटू आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर उसने ऐसा कुछ ट्रांसफर कर दिया जिसकी वजह से माइस मर गया। और वो क्या ट्रांसफर किया बच्चों, वो था जेनेटिक मटेरियल। क्या किया, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर किया बच्चों, इसलिए माइस मर गया। ठीक है, तो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ठीक है, ये तो ग्रिफिथ, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने कर दिया था, लेकिन बायोकेमिकल
बायोकेमिकल, इसको मतलब कंफर्म कैसे किया कि वही वो आरएन डीएनए ही था, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि यार अभी भी जो है थोड़ा पक्का सबूत नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो फिर बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया कि इनका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, ठीक है। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन जो हुआ, कैरेक्टराइजेशन किसका किया, ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया बच्चों, ठीक है। किस किसने किया, 3 साइंटिस्टों ने किया बच्चों। ओसवाल्ड ओवेरी, ठीक है, ओसवाल्ड ओसवाल्ड ओवेरी, ठीक है। एमसी एमसी कार्टी, ठीक है, एमसी कार्टी, ठीक है। और एक और साइंटिस्ट जिसका नाम था बच्चों, एक और साइंटिस्ट जिसका नाम था मैक्लियोड एंड माइकलिन, ठीक है, मैक्लियोड एंड माइकलिन, मैक्लियोड और माइकलिन ने किया था बच्चों। तो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इसने किया था। कब किया था, 1933 से 1934 तक बच्चों, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे बच्चों किसकी, इसके बाद अपन बात करेंगे बच्चों अपना जो ये जेनेटिक मटेरियल इस डीएनए है, इसको कंफर्मेशन कैसे मिला, ठीक है। इसका तो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, बायोलॉजिकल कैरेक्टराइजेशन तो इन साइंटिस्ट ने कर लिया, ठीक है। अब ये फुल प्रूव करना था कि जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो डीएनए ही होगा, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए फिर एक और प्रिंसिपल, एक और एक्सपेरिमेंट किया गया बच्चों, ठीक है। द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, ठीक है। द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल होगा। इसके लिए फिर एक प्रिंसिपल, एक और एक्सपेरिमेंट तैयार किया गया बच्चों, ठीक है। अनइक्विकोबल, अनइक्विवोकल का मतलब जिसके ऊपर कोई आवाज ना उठा सके, मतलब ये 100% फुल प्रूफ एक्सपेरिमेंट था, जिसके थ्रू यहाँ पर बताया गया कि जेनेटिक मटेरियल ही क्या होगा, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होगा बच्चों, ठीक है। ये किसने किया, हार्जी एंड मार्था चेज, ठीक है, इन 1952 में, ठीक है। हार्जी एंड मार्टा, ठीक है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया बच्चों। कब किया, 1952 में, ठीक है, 1952 में किया। किसके ऊपर किया था एक्सपेरिमेंट, सर बैक्टीरियोफेज एक वायरस था, बैक्टीरियोफेज एक वायरस था, ठीक है। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके बताया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ई कोलाई जो एक बैक्टीरिया होता है उसको इन्फेक्शन करवाया किससे, उसको इन्फेक्टेड करवाया किससे, बैक्टीरियोफेज से। उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था वो उसमें सल्फर और जो फोस्फोरस था उसको लिया बच्चों, ठीक है। तो उसके थ्रू इन्होंने बता दिया कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है बच्चों, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो बच्चों डीएनए और आरएनए के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या होगा अपना, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होगी, तो उसके बारे में बात करें तो डीएनए वर्सेस आरएनए, ठीक है। देखो बच्चों डीएनए वर्सेस आरएनए की बात करें तो डीएनए के बारे में बताया कि लेस रिएक्टिव बट मोर स्टेबल, जबकि आरएनए क्या था, हाई रिएक्टिव बट लेस स्टेबल, ठीक है, हाईली रिएक्टिव लेस स्टेबल। लेकिन जेनेटिक मटेरियल शुड बी मोर स्टेबल, ठीक है, क्योंकि इसको पास ऑन होता है जनरेशन टू जनरेशन, इसलिए इसको ज्यादा स्टेबल होने की जरूरत है बच्चों। और ज्यादा स्टेबल होने के लिए इसको लेस रिएक्टिव होने की या एक्टिव होने की जरूरत है, ठीक है। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इट शुड बी एबल टू जनरेट जनरेट मोर रेप्लिका, ठीक है। ये इसकी मल्टीपल कॉपीज बननी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी एबल टू जनरेट मोर रेप्लिका, ठीक है। इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, इट शुड बी स्टेबल केमिकली, और केमिकली भी स्टेबल होना चाहिए और स्ट्रक्चरली भी ज्यादा स्टेबल होना चाहिए इसको, स्ट्रक्चरली, ठीक है बच्चों। इट शुड बी मोर, ठीक है। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस म्यूटेशन, ठीक है। इट शुड
इट शुड प्रोवाइड स्लो चेंज, स्लो चेंज आना चाहिए जिसको अपन क्या बोलते हैं, म्यूटेशन शो करना चाहिए बच्चों, इसको उत्प्रेरण, ठीक है, उत्परिवर्तन शो करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आरएनए ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि बच्चों वो लेस स्टेबल होता है, मोर एक्टिव होता है, उसको एज अ वर्क करना पड़ता है, एज अ एडेप्टर, एज अ मैसेंजर, एज अ एंजाइमेटिक एक्टिविटी यानी कैटालिस्ट, बायो कैटालिस्ट की तरह, ठीक है, जैसे राइबोजाइम होता है बच्चों, ठीक है। इसलिए इसके बाद अपन रेप्लिकेशन की बात करें यहाँ पर बच्चों, तो रेप्लिकेशन इन वाटसन एंड क्रीक ने बताया व्हाइल प्रपोजिंग द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। तो अपन बच्चों बात करते हैं यहाँ पर आगे रेप्लिकेशन की, ठीक है, किसकी बात करें, रेप्लिकेशन, क्योंकि अपन ने देखा ना बच्चों डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर क्या होना जरूरी है बच्चों, उसके अंदर होना जरूरी है क्या सर, उसके अंदर आप खुद की कॉपी बनाने की क्षमता होनी चाहिए, रेप्लिकेशन, ठीक है। तो रेप्लिकेशन सबसे पहले डीएनए के अंदर किसने देखा, इन 1953 में वाटसन एंड क्रीक, वाटसन एंड क्रीक जो था बच्चों, वाटसन एंड क्रीक जो था, वाटसन और क्रीक का जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया हुआ था, डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया हुआ था, डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया हुआ था उसके थ्रू देखा कि यहाँ पर रेप्लिकेशन डीएनए कर सकता है बच्चों, ठीक है। किसके थ्रू, सेमी कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू। सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्या होती है बच्चों, सेमी कंजर्वेटिव मेथड, बच्चों सेमी कंजर्वेटिव मेथड में क्या होता है कि हमेशा डीएनए की कंप्लीट कॉपी नहीं होती है, हर बार रेप्लिकेशन के ड्यूरिंग एक डीएनए जो है, देखो इधर ये जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, ठीक है, ये क्या करता है बच्चों, ये अपनी पूरी दोनों कॉपीज नहीं बनाता है, इधर से एक कॉपी बनाई गया तो हर नए जो डीएनए है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, और इधर से एक कॉपी बनेगी इस तरीके से, ठीक है। तो हर एक नया डीएनए, अब इससे दो डीएनए बनेंगे तो हर एक में एक पुराना स्ट्रैंड होगा, ये जो दो नए डबल हेलिक्स बने तो इसमें एक पुराना स्ट्रैंड और एक नया स्ट्रैंड देखने को मिलेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये है सेमी कंजर्वेटिव मेथड, सेमी यानी कि एक डीएनए, ये पुराना हेलिक्स, ठीक है, ये मान लो इसको नाम दे दो मैं, ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने ए और इसको दे दिया बी, तो ये ए वाला तो ये रहा और ये बी वाला ये रहा, ये नया बन गया, ठीक है, ये हो गया सेमी कंजर्वेटिव मेथड, ठीक है बच्चों। द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया सर सेमी कंजर्वेटिव मेथड का, ये दिया मिचेल्सन एंड स्टोल ने बच्चों, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया सर, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया सर, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया मिचेल्स ने, मिचेल्सन एंड स्टोल ने, स्टोल्स, इन दोनों ने मिलकर सेमी कंजर्वेटिव मेथड का वेरिफिकेशन किया बच्चों, डीएनए के रेप्लिकेशन का, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सर ई कोलाई को वहां पर यूज किया बैक्टीरिया को, ठीक है, और उसके थ्रू बताया कि डीएनए जो है सेमी कंजर्वेटिव मेथड से रेप्लिकेशन करता है बच्चा, ठीक है। द मशीनरी एंड द एंजाइम्स फॉर द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं बच्चों। इसके बाद द मशीनरी, क्या क्या मशीनरी यूज होगी, एंड द एंजाइम्स used for the DNA replication, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो है वो कौन सी मशीनरी और कौन से एंजाइम्स यूज होंगे उसके बारे में बात करेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर अपन यूज करेंगे सबसे पहले, यहाँ पर जो लोकेशन होगी, ठीक है, वो डीएनए रेप्लिकेशन सेल डिवीजन के कौन से फेज में होता है, तो बच्चों एस फेज में होता है, कहां पर होता है, एस फेज में होता है। दूसरा बात करें सर लोकेशन क्या होगी सर, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होगी यूकैरियोट्स में, और साइटोप्लाज्म में, प्रोकैरियोट्स में कहां होगी, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता है बच्चों, ठीक है। एंजाइम कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं उनके बारे में बात करें अपन, एंजाइम्स जो हैं बच्चों वो कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। सबसे पहले सर डीएनए की जो ओआरआई साइट है उसको ओपन करना है वहां पे, ठीक है, तो आरएनए हेलिकेज एंजाइम जो कि अनजिपिंग करेगा, उसको क्या करेगा, अनजिपिंग, हेलिकेज एंजाइम बच्चों, हेलिकेज एंजाइम
जो उसकी अनजिपिंग करता है, ठीक है। दूसरा है सर आरएनए प्राइमर, छोटा आरएनए चाहिए जो उसको स्टार्ट करे, उसके रेप्लिकेशन को स्टार्ट करे बच्चों। डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए की जो चेन है उसको जोड़ने का काम करेगा डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज। तीसरा जो एंजाइम, लास्ट एंजाइम जो है वो है डीएनए लाइगेज, यानी डीएनए का जो फॉर्मेशन होता है बच्चों वो 5 to 3 एंड होता है। तो एक एंड में, एक स्ट्रैंड में तो सही बन जाएगा, लेकिन दूसरे में सर फ्रेगमेंट्स बनते हैं, उनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। उन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ती है सर? उसको डीएनए जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले स्टेप क्या होगी सर? अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल बाय हेलिकेज, ठीक है। हेलिकेज क्या करेगा सर? अनबाइंडिंग करता है। क्या करता है? अनबाइंडिंग। जो उसकी बाइंडिंग हो रखी है ना उसको ओपन करेगा ये, इसलिए उसको अनबाइंडिंग बोलते हैं, हेलिकेज करता है। फिर एडिशन ऑफ आरएनए प्राइमर इन 3 एंड ऑफ डीएनए, फिर एडिशन होगा आरएनए प्राइमर का। एडिशन कहां पर होता है? ऑन 3 डेज, 3 एंड पर होता है बच्चों, ठीक है। 3 एंड पर हमेशा एडिशन होगा आरएनए प्राइमर का, ठीक है। फिर पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीमराइजेशन कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेजेस, ठीक है, पॉलीमराइजेशन करेगा बच्चों ये, पॉलीमराइजेशन करेगा, ठीक है। फिर डीएनए लाइगेज क्या करेगा सर? ओकाजाकी सेगमेंट्स को जोड़ने का काम करेगा, ठीक है, बाय जॉइनिंग ऑफ ओकाजाकी सेगमेंट्स, जॉइनिंग ऑफ ओकाजाकी सेगमेंट्स। ओकाजाकी जो सेगमेंट्स है उनकी ज्वाइनिंग करने का काम करता है कौन? डीएनए लाइगेज, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगर बात करें अपन किसकी? ट्रांसक्रिप्शन की बच्चों, तो फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसक्रिप्शन। तो बच्चों इसमें बात करें अपन किसकी? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है बच्चों अनुलेखन। क्या बोलते हैं इसको? अनुलेखन। अनुलेखन जो होता है बच्चों वो क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, डीएनए से आरएनए का बनना, ठीक है, उसको फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, अनुलेखन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुलेखन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। देखो बच्चों ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में कहां पर होता है? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में कहां पर होगा? प्रोकैरियोट्स में होता है बच्चों ये साइटोप्लाज्म में। इनकी लोकेशन की बात करें क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि यूकैरियोट्स में जो होता है, यूकैरियोट्स जो होते हैं उनमें कहां होता है? इन न्यूक्लियस, ठीक है, इन न्यूक्लियस में होता है बच्चों, ठीक है। कहां पर होगा? न्यूक्लियस में होगा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट रिक्वायर्ड एंजाइम, सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड एंजाइम कौन सा है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। सबसे जरूरी रिक्वायर्ड एंजाइम कौन सा है बच्चों? रिक्वायर्ड एंजाइम जो होगा इसमें वो होगा डीएनए डिपेंडेंट सॉरी बच्चों, इसका जो रिक्वायर्ड एंजाइम होगा उसको अपन बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए एंजाइम। डीएनए पर डिपेंड करने वाला आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो होगा, ठीक है बच्चों। तो ये इसमें ये काम करेगा। अच्छा सर इसमें कौन कौन सी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है? सर प्रोमोटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है और टर्मिनेटर होता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कौन कौन आता है बच्चों? तो यहाँ पर बात करें अपन ट्रांसक्रिप्शन जो यूनिट होती है उसमें कौन कौन सा आता है सर? इसमें एक तो अपन बात करते हैं किसकी? प्रोमोटर की, ठीक है। एक इसमें होता है टर्मिनेटर भी होता है, प्रोमोटर भी होता है और एक स्ट्रक्चरल जीन होता है बच्चों। क्या होता है? स्ट्रक्चरल जीन होता है, ठीक है, और एक टर्मिनेटर होता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे बच्चों किसकी? सर इसमें ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, ठीक है। यूकैरियोट्स में जब ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे तो इसमें आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, तीनों रिक्वायर्ड होते हैं बच्चों, ठीक है। देखो इधर अगर यूकैरियोट्स में बात करें बच्चों अपन किसमें? यूकैरियोट्स में। तो यूकैरियोट्स में क्या होते हैं? तीनों आरएनए पॉलीमरेज की रिक्वायर्ड होती है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है, पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ये राइबोसोमल आरएनए बनाएगा बच्चों,
दूसरा बात करें आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। अच्छा, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या बनाएगा, राइबोसोमल आरएनए बनाएगा, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, ठीक है, पॉलीमरेज सेकेंड ये क्या बनाता है बच्चों, मैसेंजर आरएनए बनाता है, ठीक है। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है बच्चों वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा बच्चों ट्रांसफर आरएनए। तो यूकेरियोट्स में हर तरीके का आरएनए बनाने के लिए अलग अलग एंजाइम्स की जरूरत पड़ रही है, जबकि प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं था। बच्चों पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन क्या होता है उसके बारे में अपन बात करें बच्चों, तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में ये देखने को मिलता है अपने को कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है उसमें, ठीक है। तो उनको अपन पढ़ते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन बच्चों, ठीक है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो देखो बच्चों यहां पर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में क्या होता है बच्चों, जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या उसमें जो है चेंज देखने को मिलेंगे बच्चों, ठीक है। क्या चेंज देखने को मिलेंगे किसमें, ट्रांसक्रिप्शन के बाद। ठीक है बच्चों, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। देखो बच्चों जो मैसेंजर आरएनए बना है ना वो पूरा का पूरा काम का नहीं बना है, उसमें कुछ सेगमेंट्स जो हैं वो बिना काम के बन गए हैं, ठीक है बच्चों, जिनको अपन इंट्रोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रोन्स बोलते हैं। तो उन इंट्रोन्स को बीच में से हटाना होता है, क्या करना होता है बच्चों, उन इंट्रोन्स को बीच में से हटाना होता है, ठीक है। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंज में अपन क्या करते हैं, स्प्लाइसिंग करते हैं बच्चों। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है कि हम उसमें से क्या करेंगे, इंट्रोन्स जो कि बिना काम के सेगमेंट्स बन गए हैं उनको हटाना है वहां से बच्चों, ठीक है। उसको स्प्लाइसिंग बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बोलते हैं कि यहाँ पर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंज में जो इंट्रोन्स होते हैं, इंट्रोन्स को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है बच्चों। क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। और उसके रिमूव करने को क्या बोलते हैं अपन, स्प्लाइसिंग। काट छाट कर रहे हैं आप, ठीक है, स्प्लाइसिंग कर रहे हैं इसमें, स्प्लाइसिंग कर रहे हैं, ठीक है, काट छाट कर रहे हैं बच्चों उसमें आप अपन, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे बच्चों जेनेटिक कोड की। किसकी बात करेंगे, जेनेटिक कोड की। जेनेटिक कोड क्या होता है और क्या काम आता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जेनेटिक कोड को कंटिन्यू करते हैं बच्चों, ठीक है। जेनेटिक कोड अपना जो अगला टॉपिक रहेगा, जेनेटिक कोड, ठीक है बच्चों। जेनेटिक कोड, एक्चुअल में जेनेटिक कोड कैसे अपन देखें कि जेनेटिक कोड होता क्या है बच्चों, ठीक है। तो जेनेटिक कोड जो होता है डीएनए रेप्लिकेशन और उसका जो है ट्रांसक्रिप्शन डिपेंड करता है किस पर, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग पर, ठीक है। डीएनए का रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए का अगर अपन रेप्लिकेशन करें बच्चों, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड उसका ट्रांसक्रिप्शन जो करते हैं बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन जो करते हैं वो किस पर डिपेंड करता है सर, वो उसकी बेस पेयरिंग पर डिपेंड करता है। किस पर बेस डिपेंड करता है, बेस पेयरिंग पर। बेस पेयरिंग का मतलब आपको पता है बच्चों, ए ऑलवेज कनेक्टेड टू टी एंड सी ऑलवेज कनेक्टेड टू जी थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। डबल और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है बच्चों, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन। तो बट मैसेंजर आरएनए जो होता है बच्चों वो क्या करता है, प्रोटीन, जो प्रोटीन बना रहा है एमाइनो एसिड, वो डायरेक्ट इसके रिलेशन में नहीं है ना। मैसेंजर आरएनए और प्रोटीन के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पर कुछ कोड्स जो होते हैं वो देने होते हैं बच्चों, ठीक है, ताकि मैसेंजर आरएनए जो प्रोटीन बनाए वो कुछ कोड के थ्रू बनाए बच्चों। किसके थ्रू बनाए, कोड के थ्रू बनाए बच्चों, ठीक है। जैसे कि नाइट्रोजन बेस पेयरिंग जो है ना, जे जे यू जी, ये ट्रिपलेट्स की फॉर्म में कुछ कोड्स बना देते हैं बच्चों। किसकी फॉर्म में, ट्रिपलेट्स की फॉर्म में। तो ऐसे मिला के अपने को यहाँ पर क्या करना होता है बच्चों, यहाँ पे अपने को क्या करना है, साइंटिस्ट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स के इसमें जेनेटिक कोड को डिफाइन करने के लिए
इन्वॉल्व हुए, ठीक है, जिसमें कुछ जेनेटिस्ट थे, कुछ बायोलॉजिस्ट थे, कुछ फिजिसिस्ट थे, कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट थे, ठीक है, जैसा कि जॉर्ज गेमो, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ट्रिपलेट की फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड्स को कोड किया और इस तरीके से इन्होंने टोटल कोड बनाए 64। कितने बनाए बच्चों? 64 टोटल कोड बनाए, जो कि क्या कर रहे थे, 20 एमिनो एसिड से मिलकर बने हुए थे। कितने से मिलकर बने हुए थे? ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड का बनाया इसने, ठीक है। तो जेनेटिक कोड इन्होंने कैसे बना दिए? जेनेटिक कोड को इन्होंने किस फॉर्म में बनाया? ट्रिपलेट फॉर्म में बना दिया बच्चों। किस में बनाया? ट्रिपलेट फॉर्म में बनाया। और ट्रिपलेट फॉर्म में बनाकर इन्होंने पता लगाया कि 64 क्या बन गए सर? 64 ट्रिपलेट बन गए, जो कि 20 एमाइनो एसिड्स को 20 एमाइनो एसिड्स को मिलाने पर बन जाते हैं बच्चों। 20 एमाइनो एसिड्स को मिलाने पर बन जाते हैं। तो इस तरीके से 64 कोड्स हो गए, जो कि 20 एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना रोल प्ले किया बच्चों, ठीक है, अपना रोल प्ले किया, ठीक है। साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड जो है उसके साइलेंट फीचर्स हैं। स्टार्ट कोडिंग हमेशा ये UG होता है बच्चों, ठीक है। साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक है। तो अपन बात करें इसके आगे, साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। तो ये हमेशा स्टार्ट कोडोन कौन सा होता है बच्चों? स्टार्ट कोडोन होता है इसमें AUG, ठीक है। और हमेशा एंडिंग कोडोन भी होता है बच्चों, ठीक है। यूनिवर्सल किसको बोला है? ट्रिपल G को, ठीक है। यूनिवर्सल कोडोन जो है बच्चों वो बोला है GGG, जो कि ग्लाइसिन का कोड है बच्चों। ग्लाइसिन एमिनो एसिड है, उसका कोड है, ठीक है। स्टॉप कोडोन 3 होते हैं, ठीक है। स्टॉप कोडोन कितने होते हैं बच्चों? 3 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से सर? AGG, ठीक है, सॉरी UAA बच्चों, इसमें हो जाएगा UAA, ठीक है। इसके अलावा UGA, ठीक है, UGA और UAG, ये स्टॉप कोडोन होते हैं बच्चों, ठीक है। ये साइलेंट फीचर्स में आ जाते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद डीजनरेट वो होते हैं जो कि एक से ज्यादा एमिनो एसिड को कोड कर सकते हो बच्चों। क्या कर सकते हो? एक से ज्यादा एमिनो एसिड को कोड कर सकते हो बच्चों, उसको डीजनरेसी बोलते हैं अपन। डीजनरेट, ठीक है बच्चों, डीजनरेट करना बोलते हैं, ठीक है। डीजनरेट कोड, डीजनरेट यानी कि डीजनरेसी का मतलब इन्होंने बताया कि यहाँ पर डीजनरेट जो कोड होंगे वो होंगे एक तो GGG, और सर दूसरा वाला होगा कौन सा? दूसरे वाले के बारे में बताया GG और C। GGG तो बच्चों ग्लाइसिन को कोड कर ही रहा है, ठीक है, और GGC किसको करता है? ग्लाइसिन को ही करता है। कहने का मतलब ऐसे कोड जो कि सेम एमिनो एसिड को कोड कर रहे हैं, ठीक है, उनको डीजनरेट बोल रहे हैं अपन। क्या बोल रहे हैं? डीजनरेट बोल रहे हैं बच्चों। क्या बोल रहे हैं? डीजनरेट कोडोन्स, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसको जो है इस तरीके से अपन यहाँ पर जो थोड़ा सा पोर्शन बचा है उसको आगे फर्दर कंप्लीट करेंगे बच्चों, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू बच्चों।